नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अकार्बनिक रसायन को लेके। ठीक है ना। अकार्बनिक रसायन को कंप्लीट कराएंगे उससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ। कुछ लोगों के आज मैंने कमेंट्स देखे, उनके कमेंट्स बड़े अजीबोगरीब थे। उनका ये कहना था कि आप जो घटना चक्र पढ़ा रहे हो उसमें हमें समझाया करिए। मेरे प्यारे भाई, अगर आप सुन रहे हो या ऐसे भी जो लोग जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, घटना चक्र रिवीजन सीरीज़ होती है। आप कोई मान के चला जाता है कि आपने पहले इसको पढ़ रखी है, आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है, अब आप लास्ट ईयर के प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये कोई आपकी क्लास नहीं चल रही है जिसमें मैं आपको अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं, अकार्बनिक बॉन्ड क्या होते हैं, उन सब के बारे में मैं बहुत विश्लेषण से बताऊंगा। बस यहाँ पे लास्ट या प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर है जो मैं बोल के समझाने की कोशिश करता हूँ, करके और ये वीडियो डालता हूँ। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो या तो वेट करिए, इसी चैनल पे मैं पक्का डालूंगा बना के वीडियो, या तो फिर आप अदर चैनल से कहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँची है, जिन्होंने कमेंट किया था उनके लिए थैंक्स अ लॉट, लेकिन मैंने भी आपको अपनी बात यहाँ बता दी है। ये उनके लिए है जो घटना चक्र की किताब तो ले आते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं या उनके पास समय नहीं है, तो वो घर बैठे और ऑफिस जाते हुए या कोई काम कर रहे हैं तो उस दौरान ये इसको वीडियो को पूरी कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, ताकि उनका रिवीजन भी हो जाएगा, उन्हें चीज़ें याद तो हैं और उनका जो टाइम है उसका यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, मतलब यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। देखिए यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे आज तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था तत्वों का वर्गीकरण स्टार्ट होगा, तो आइए देखते हैं क्या है तत्वों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण में क्या है। देखिए आवर्त सारणी जो कि प्रामाणिक तौर पर रसायन शास्त्र का एक अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। यह इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि रासायनिक तत्व अव्यवस्थित समूह में बिखरी हुई इकाई नहीं होते हैं, अपितु वे व्यवस्थित समूह में समानता प्रदर्शित होते हैं। देखिए कहने का मतलब ये सिर्फ है ओवरऑल कि जो हम लोगों ने आज तक जो भी रासायनिक पढ़ा हुआ है, जो भी हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, वो एक व्यवस्थित समूह में दर्शाए गए हैं। यही तत्वों का वर्गीकरण है और इस वर्गीकरण को इन्होंने इस प्रकार से दर्शाया हुआ है। आगे यदि देखिए तो सभी प्रकार जितने भी तत्व हैं, तब तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की एक मूल इकाई होती है, जो कि 1800 में केवल 31 तत्व पाए गए थे। मतलब जब शुरुआत हुई थी एक तरीके से तत्व की, या तत्व की शुरुआत नहीं कह सकते, जब एक तरीके से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी तब 31 तत्व हमारे पास में थे, 31 एलिमेंट्स थे और 1865 में ये 63 होगा। धीरे धीरे बढ़े जैसे जैसे उनकी खोज हुई। 118 तत्वों के बारे में है जो इससे हाल में खोजे गए जो तत्व मानव निर्मित हुए हैं, जो मानव ने कुछ केमिकल रिएक्शंस की बदौलत उसको बनाए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे यदि हम लोग देखेंगे कि तत्वों का जो वर्गीकरण है वो आप देखिए तो इसमें समूह में और आवर्त सारणी एवं आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम है। रूस में एक रासायनिज्ञ हुआ करते थे जो इन तत्वों पे बात करते थे। उनका नाम था दिमित्री मेंडलीव। पूरा नाम है मेंडलीव, जो आप लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ते हैं उनका पूरा नाम है दिमित्री मेंडलीव। 1934 में थे। और तथा रासायनिक जर्मन रासायनिक लोथर मेयर, जो कि 1830 से लेकर 1895 के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त करी थी। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दोनों रसायनज्ञों ने 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते क्रम मतलब परमाणु भार ना, बढ़ते क्रम में लोग ये सोचेंगे कौन सा बढ़ता क्रम, क्या परमाणु क्रमांक या परमाणु भार। तो उन्होंने कहा कि जब परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में एक तरीके की सिमिलरिटी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा पैटर्न चलता है कि उस पैटर्न के बाद में एक जो एलिमेंट आ रहा है उस एलिमेंट की क्या है, रासायनिक तत्व बराबर दिख रहे हैं और भौतिक तत्व भी बराबर दिख रहे हैं। मतलब पूरे नहीं लेकिन हाँ उसमें समानता पाई जा रही है, उसमें समानता मिल रही है। ठीक है ना। लोथर मेयर ने भौतिक गुण जैसे कि उन्होंने कहा कि परमाणुवीय आयतन लगभग बराबर दिख रहा है, गलनांक और क्वथनांक में अंतर समानता मिल रही है, परमाणु भार में समानता मिल रही है,
उन्होंने इसके मध्य में एक वक्र बनाया, ठीक है, जिसको हम लोग कर्व प्लॉटिंग बोलते हैं, जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों में समानता दिखा ही रहा था। ये बात बिल्कुल सही है कि जो दर्शाता भी था कि एक सर्टन उसके बाद में, एक सर्टन पॉइंट्स के बाद में या एक सर्टन पैटर्न के बाद में तत्वों में भौतिक और रासायनिक चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि आवर्त संबंधों के अध्ययन का जो आरंभ था वो डोबेराइन ने किया था। ध्यान रखिएगा, आवर्त के जो संबंध थे वो डोबेराइन का था, किंतु मेंडलीव ने आवर्त नियम की पहली बार जो उसको क्या किया था, प्रकाशित किया। तो मेंडलीव का पूरा नाम आपको पता ही है, हो सकता है कभी किसी एग्जाम में पूरा नाम भी पूछ लें। यह निश्चित इस प्रकार है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये स्टेटमेंट सीधा आपसे पूछा जाएगा कि जो तत्वों के गुणधर्म मतलब क्वालिटी, उनके परमाणु जो भार है, परमाणु भार आपको पता, मान लीजिए कि ये तत्व है तो इसका ये परमाणु क्रमांक होता है नीचे, परमाणु भार होता है ऊपर। ये मैंने कल भी बताया था, आज मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। आगे देखिए, मेंडलीव के तत्वों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस प्रकार क्रम में रखा गया है कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे इन्होंने एक से नहीं दिया है, अब एक से लेने की ज़रूरत भी नहीं है, सबको हाइड्रोजन और हीलियम सब पता होता है, तो वो एक से लेने का कोई मतलब नहीं है। 101 वाला जो एलिमेंट है, अब उसका नाम है, उसके सामने उसका जो प्रतीक चिन्ह है उसको दिखाया गया है कि इसको किस प्रतीक चिन्ह से यहाँ डिनोट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना प्रतीक चिन्ह। अब देखिए 102 है, इसको क्या नाम दिया गया है, केमिकल नाम IUPAC नाम होते हैं, और इसका क्या प्रतीक चिन्ह है, 103, 104, 105, 106। सेम ऐसे देखेंगे यदि आप नीचे तो 107, 8 और ये सबसे नीचे जाएंगे तो 118 तक। तो आप इस चीज़ को ज़रा समझ लीजिए कि 118 तक का ये दिया गया है और ये इसका क्या प्रतीक है इसके बारे में भी बताया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास एलिमेंट्स कितने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी आपको पता होना चाहिए। और देख लेते हैं, देखिए इसका IUPAC नाम भी है, मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पे देखिए IUPAC नाम दिया गया, IUPAC नाम है, इसके सामने IUPAC का प्रतीक क्या है। ठीक है, IUPAC की लैंग्वेज में इसमें क्या प्रतीक दिया गया, जैसे नोबेलियम दिया गया, इसको NO से बनाया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, इनको आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक हमारे पास तत्व कितने, 118, ये बात को ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे प्रश्न उत्तर, जो कि हम लोगों का मेन टारगेट है कि हमें बस घटना चक्र के प्रश्न करने हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो क्वेश्चन से केमिस्ट्री मत नहीं पढ़ पाएंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब तक आपने एक बार रफली आपके दिमाग में पूरी इमेज नहीं होगी केमिस्ट्री की, आप ये सोचिए कि हम प्रश्न से सीखते रहें और केमिस्ट्री खुद क्रिएट कर लें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा किसी सब्जेक्ट में नहीं होगा। एटलीस्ट अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे तो हिस्ट्री में भी आप इल्तुतमिश की एक चीज़ इस क्वेश्चन में है तो एक चीज़ उसकी 7 नंबर क्वेश्चन में बताई जाएगी, एक 12 नंबर क्वेश्चन में बताई जाएगी। हो सकता है अकबर का एक जिक्र अगर चौथे क्वेश्चन में है तो उसका जिक्र हो सकता है 67वें क्वेश्चन में भी आ जाए। तो आपके पास दिमाग में एक मैसेज ये जाएगा कि आपको टूटी टूटी चीज़ें मिलेंगी, अकबर की आधी चीज़ यहाँ, आधी चीज़ यहाँ, आधी चीज़ यहाँ। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है, देन उसके बाद घटना चक्र को लगाना है। ठीक है, देखिए पहला जो हम लोगों का प्रश्न है वो क्या है, प्रश्न जरा मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। पहला देखिए जो हम लोगों का प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पे बताता है कि यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के अंतर्गत या के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया था 2019 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 150 साल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए यूनेस्को के बारे में हम सभी जानते हैं। यूनेस्को ने 1869 में प्रकाशित आवर्त सारणी में 150 वर्ष पूर्ण होने पर 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के विषय में के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि जिन आवर्त सारणी को हम आज जानते हैं वह पहली बार रूसी वैज्ञानिक दमित्री
इवानोविच मेंडलीफ ने डिज़ाइन किया था, जिसको आज हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग बहुत आवर्त सारणी के बहुत वेरिएंट जानेंगे और आवर्त सारणी हमें याद भी करनी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम्स उसमें सीधे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के आधार पे बताइए या इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं माय डियर्स। तो इस वजह से इसको बहुत ईजिली तरीके से याद कर लेंगे, लेकिन अभी इस पर ध्यान दीजिए। कथन आपको दिया गया है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। देखिए क्वेश्चन आया, कारण इसका दिया गया है कि किसी के वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं समानतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं, ठीक है ना। अब इसका देखिए कूट क्या दिया गया, कूट यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो है ए गलत है, मतलब आपका जो कथन है वो गलत है, और कारण इसका आर सही है, ये आपका उत्तर है। अब देखिए क्या है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में किसी वर्ग में, कोई भी वर्ग अगर हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि इसमें तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता असमानता घट जाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटी जाती है, जबकि परमाणुीय जो त्रिज्याएं हैं वो बढ़ती रहती हैं। परमाणुीय त्रिज्याएं बढ़ेंगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी, ये बात को ध्यान रखना है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार देना है, कि क्या रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी है और इस पर क्या विचार आप दे सकते हैं। देखिए सबसे पहला इन्होंने दिया है कि किसी एक आवर्त के अनुदिश, मैं पहले ले लूँ, किसी एक आवर्त के अनुदिश आयतन विभव धीरे धीरे कम होता है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। अब देखिए, अब आपको मैं यहाँ कहूँ कि एक्सप्लेन करूँ, आपको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कैसे जैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका बैकग्राउंड स्टडी का होना बहुत ज़रूरी है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी। बी का मतलब हो गया आपका पहला, और माफ़ कीजिएगा सिर्फ दूसरा सही है यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ, इन एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप। देखिए इसमें कहा गया है कि किसी भी आवर्त, समझिएगा इस बात को, किसी आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। किसी वर्ग समूह में परमाणु भार की वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, और आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ समानता विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं चौथे में। कहा गया है कि तीसरे तथा चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है। तो ये गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। अब कोई अगर मुझसे ये बोले कि इसमें मुझे समझाओ, तो भाई जब तक तुम्हें पीरियोडिक टेबल नहीं तैयार होगी तुम इसका एक प्रश्न नहीं बना पाओगे। तो इसलिए है कि पीरियोडिक टेबल तैयार कराना मेरा काम नहीं है, पीरियोडिक टेबल तैयार कराना आपका काम है। अभी तक आप क्या करते रहे, अभी तो घटना चक्र की बारी है कि जो आपके क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, जो किताबों में नहीं मिले हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो आवर्त सारणी के तीसरे तथा चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिटिक होता है। ये ऑक्साइड उभयधर्मी है। प्रश्न नंबर 5 में आते हैं। देखिए भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला। किसमें, भूपर्पटी में। लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो आप नाइट्रोजन बोलेंगे, क्योंकि ये एक प्रश्न आ चुका था बहुत पहले 2016 में एक एफकैट का एग्ज़ाम था, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन अगर भूपर्पटी आएगा तो ऑक्सीजन है, नहीं तो ऐसे नाइट्रोजन है। भूपर्पटी में देखते हैं, देखिए भूपर्पटी में द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन जो है वो आपका 72.72%, एल्युमिनियम जो है आपका 8.13%, आयरन 5%, कैल्शियम आपका 3.5% तथा कार्बन आपका 0.6% के पास ही होता है। किसमें, भूपर्पटी में। भूपर्पटी का मतलब मैं बता देता हूँ, ये जो भूमि है, भूमि के अंदर जो लेयर है, उस लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये तो आपको पता ही चल गया है, तो वो क्या है आपका ऑक्सीजन। अभी मैंने ऊपर ही जिक्र इसका किया, कार्बन 0.6%, ठीक है।
प्रश्न नंबर 7 देखिए रिपीट हुआ है कि ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व। देखिए अभी आपको बताया था ऑक्सीजन के बाद यदि ऑक्सीजन के बारे में बात करी जाए तो उसके बाद सिलिकॉन है, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक जो उपलब्ध मूल जो तत्व है वो सिलिकॉन है। इसकी जो खोज है वो 1824 में किसने करी थी? जे बर्जीलियस ने। ये ध्यान रखिएगा, जे बर्जीलियस ने की थी 1824 में। किसकी? ऑक्सीजन की के बाद, ठीक है ना। यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है, इसीलिए सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टर के रूप में भी होता है। यहाँ से आपको 2-3 बातें समझ में है, एक बेजिलियस, दूसरा सिलिकॉन चिप का यूज़ सेमीकंडक्टर में होता है, और ये एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है सिलिकस, ठीक है ना। तो चीज़ों को सीखेंगे ना तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। प्रश्न नंबर 8 में आते हैं। देखिए निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो आपको पता ही है, वो तत्व है आपका हाइड्रोजन, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को कैपिटल N से। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाविस्फोटक के पश्चात जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसमें 3/4 से अधिक हाइड्रोजन तथा 1/4 से कम हीलियम था। अत्यधिक स्थित तथा कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन का एक ज्वलन हो सका, और अधिकांश जो था वो हाइड्रोजन आज भी विद्यमान है। अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाले हाइड्रोजन है, जबकि भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑक्सीजन है। कितने क्वेश्चन बन गए? ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला हाइड्रोजन, भूपर्पट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला नाइट्रोजन। देखिए 3 प्रश्न आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए इसी एक्सप्लेनेशन से। अब पूछा कि अगर बात करें लगभग के बारे में, तो लगभग के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाई लगभग कितने प्रकार की रासायनिक जो तत्व हैं वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो वो है आपके 100 प्रकार के। कितने? 100 प्रकार के जो रासायनिक तत्व हैं वो पृथ्वी पे पाए जाते हैं। देखते हैं, रासायनिक तत्व या केवल तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही सतह के परमाणुओं से बने होते हैं, अथवा जो ऐसे परमाणु से बने होते हैं जिनके नाभिक में सामान्य संख्या में प्रोटॉन होते हैं। अभी तक 118 तत्वों की पहचान की गई है। प्रश्न के समय तक 100 तत्वों की खोज की जा चुकी थी, अतः विकल्प इसका डी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो मूल तत्व तो हीरा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डायमंड, ठीक है। हीरा क्या है? हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का एक शुद्धतम और क्रिस्टलीय अपर रूप है। यह एक मूल तत्व है, समझिएगा। रेत मुख्यतः सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, संगमरमर, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, अब शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल कंठस्थ से कर लेना मेरे प्यारे भाइयों, दिमाग में बैठा लेना बिल्कुल। हीरे की खनिजी बनावट क्या है? बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हीरे की खनिजी बनावट कैसी है? वो इसकी डायमंड है, ये कार्बन का अपर रूप है, ये तो आपको पता ही है। तो मैंने AC लिख दिया, तो इसका मतलब C नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बोल दो अगर गलती में तो तुरंत कमेंट लिख देंगे, उतने ही देर में वो कमेंट बस जैसे उनका टाइप रखा रहता है, बस 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 आप बोले कमेंट हो गया। तो भैया चिलघोचियों के तरीके काम मत करो और पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस कर लिए हैं, और इसके बाद हम लोग आगे जो वीडियो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।